बताऊंगा। इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आपके नोट्स आंसर की तरह होने चाहिए। आपके नोट्स कभी भी बुक की तरह नहीं होने चाहिए। तो मैंने अपने नोट्स आंसर की तरह बनाए। मेरी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रही है। जो भी बेसिक बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम है, इन बेसिक बुक्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्सेज पढ़ने की कोशिश नहीं की। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये चीज़ कहूँगा कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट न्यूज़पेपर एक ब्यूरोक्रेट की हॉबी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ है अर्पित सर, जिनका 54 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। सर का जो ऑप्शनल था वो मैथमेटिक्स था। तो आज हम सर की जर्नी जानते हैं, क्योंकि सर का सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है और मैथमेटिक्स उनका काफ़ी हेल्पफुल रहा है उनकी जर्नी में। तो उसके बारे में भी जानेंगे। जो भी बुक लिस्ट है, स्ट्रैटेजी है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। ओके, सो बात की जाए, जैसे आप आईआईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो सिविल सर्विसेज में क्यों आए या फिर कहाँ से मोटिवेशन मिला? मेरी सिविल सर्विसेज में आने की एक्चुअली आईआईटी में जब मैं 11th-12th में था तब भी एक मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर के जुनून था कि सिविल सर्विसेज में आना है। क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया है और वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं 11th-12th में था 2014-15 में, तो बहुत सारी जो है इश्यूज़ थे जिनको देख करके कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था कि बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मैंने वहाँ पे बहुत स्टार्कली विजिबल जो है सोशल इनइक्वालिटीज़ या फिर एजुकेशन का काफ़ी बुरा हाल देखा। तो मुझे लगा कि आकर के ये चेंज लाने की कोशिश की जा सकती है। फिर जब मैं आईआईटी रुड़की पहुंचा तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे ऑलरेडी कंट्री ने बहुत कुछ दिया है, कॉलेज में भी दिया है, तो मुझे देश के लिए कुछ जो है रिटर्न जरूर देना चाहिए। राइट। सो जब आप इस प्रिपरेशन जर्नी में आए तो आपने बताया लास्ट ईयर आपका 1 मार्क्स से मेंस नहीं हुआ था या इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेरा लास्ट ईयर जो है मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मेरे कितने मार्क्स आए हैं। जब रिज़ल्ट आया तो मेंस के रिज़ल्ट के बाद मैं 8-10 दिन एकदम रूम में बंद रहा। उस टाइम पे होली भी थी, मैंने होली बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इंटरव्यू कॉल मिलेगी, बट मुझे ये मालूम था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो मुझे ऑलरेडी पता चल गई थी एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद ही मेंस में। बट मुझे ये लगता था कि मुझे इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो फेल कर रही है क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था खुद से वो चीज़ नहीं हो रही है। और पहले अटेम्प्ट में एक इंटरव्यू तक जाने का मेरा जो सपना था वो कहीं ना कहीं टूट रहा था। तो उसके बाद जो है मैं काफ़ी टाइम तक इन सब चीज़ों पे सोचता रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा। काफ़ी सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं मन में कि मेरे लिए एग्ज़ाम है भी कि नहीं है, क्या गलती से मेरा प्रीलिम्स तो नहीं क्लियर हो गया था या फिर मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं मन में, लेकिन मैंने खुद से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जब सेकेंड वेव आया एक बार और मैंने डिस्ट्रक्शन देखा लोगों का, जिस तरीके से लाइफ जो है इतनी सस्ती हो गई थी, तो मुझे लगा कि मेरा जो कॉज है वो बहुत सही है और मुझे फिर से एक बार वापस से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा कॉर्पोरेट साइड वापस से जाने की सोच रहा था क्योंकि मैं पहले 3 महीने जॉब कर चुका था। लेकिन जो सेकेंड वेव आया उस टाइम ने फिर से मुझे मोटिवेशन दी कि वापस बैठना है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया स्ट्रैटेजी की बात करी अभी कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी तो नहीं गलत थी या फिर जो भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की आपने प्रीलिम्स के लिए? मेरी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रही है। जो भी बेसिक बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम है, इन बेसिक बुक्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्सेज पढ़ने की कोशिश नहीं की। इन बुक्स को इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया है कि इन बुक्स को मतलब एकदम मेरे टिप्स पे रहते थे ये बुक्स, और एग्जाम में कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रहता था कि ये चीज़ एग्जैक्टली अकबर है या फिर मतलब वो जहांगीर है। ये एकदम क्लियरली मुझे चीज़ें याद रहती थी। और मैंने इसके साथ टेस्ट सीरीज़ को रिवीजन के सोर्स के तौर पे यूज़ किया है। तो मैंने 40-50 टेस्ट प्रीलिम्स के दिए और उनको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया और उनसे जो भी मैंने गलतियाँ की उन टेस्ट सीरीज में उनको नोट डाउन किया है। तो उन गलतियों को मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रिवाइज़ करके गया पेपर में और मुझे लगता है ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क की है। ओके, सो प्रीलिम्स के बारे में आपने बताया, तो लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स दिया था आप कह रहे गलती से तो नहीं हो गया, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और इस बार? मैंने दोनों बार के प्रीलिम्स में 95+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और पिछली बार मेरे प्रीलिम्स में 2020 में 100 मार्क्स थे। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे कट ऑफ से जो है 5-6 नंबर ज़्यादा आएंगे, तो मेरे कट ऑफ से फाइनली 7.5 नंबर ज़्यादा है। 92.5 इस बार की कट ऑफ थी। इस बार का मुझे अभी तक प्रीलिम्स का मालूम नहीं एग्जैक्टली कितने मार्क्स हैं, अभी मार्कशीट नहीं आई है, बट इस बार भी मैंने
95 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कोचिंग की आंसर की के हिसाब से 103 से 105 के बीच में आ रहे थे। मतलब अभी यूपीएससी की आंसर की थोड़ी अलग आई है, तो देयर इज़ अ चांस कि मार्क्स जो है थोड़ा कम होंगे। ओके, सो सर मेंस के बारे में बताइए कि मेंस के लिए आप क्या स्टडी है? मेंस के लिए मेरी जो प्राइमरी स्ट्रेटजी रही है वो बुक्स नहीं रही हैं, वो मैंने विजन आईएएस के जो वैल्यू एडेड मटेरियल्स हैं उनको प्राइमरी सोर्स के तौर पे यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस के हर कीवर्ड पे एक अच्छा सा जो है नोट्स फॉर्म में वैल्यू एडेड मटेरियल प्रिपेयर किए हुए थे। तो उन वैल्यू एडेड मटेरियल को मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिवली यूज़ किया। उन वैल्यू एडेड मटेरियल से मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए जो कि 100 वर्ड्स के 150 वर्ड्स के थे हर टॉपिक के, और हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हर एंगल से देख करके कवर करने की कोशिश की। और उन्हीं पेजेस पे मैंने 4 साइड शीट्स पे कमिटीज़ ऐड कर ली, जो भी डेटा था वो ऐड कर लिया, जो भी न्यूअर डेटाज थे, जिसकी वजह से मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव हर टॉपिक पे एक आंसर प्रिपेयर कर पाया था अपने नोट्स में। बस मैं वही रिवाइज करके फाइनली एग्जाम देने गया। तो मेंस के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है वो प्योरली जो है कोचिंग की वैल्यू एडेड मटेरियल्स की जो रही हैं वो रही हैं, ना कि कोई बुक रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस में थोड़ा पर्सपेक्टिव मैटर करता है और वो वहाँ से हमको मिल जाता है। ओके, सो जैसे मेंस के बारे में आपने बताया, तो मेंस के लिए आपने खुद के भी नोट्स बनाए थे? हाँ, ये वैल्यू एडेड मटेरियल्स से मैंने यूज़ करके इनको अपने नोट्स बनाए थे, कुछ बुक्स से भी बनाए थे। जैसे स्पेक्ट्रम से भी मैंने मेंस के लिए कुछ नोट्स बनाए थे थीम बेस्ड, जो टॉपिक है, जैसे इवेंट्स एक टॉपिक है सिलेबस में मेंस के, तो इवेंट्स सारे लिख लिए और उस पर छोटा छोटा नोट्स बना लिया। ये चीज़ मैंने की थी। और मैंने यूज़ किया है मेंस 365 जो आती है, करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। उसके सारे टॉपिक्स को मैंने देखा और कोशिश की कि हर टॉपिक में मेरे पास थोड़ा थोड़ा कंटेंट हो, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एग्जाम में वो टॉपिक्स जो है अपीयर हो जाते हैं। ओके, सो सर जब मेंस का जो टाइम का गैप मिलता है, जो अराउंड 2.5 या 3 महीने का मिलता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? मेरा जो मेंस से प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो टाइम रहता है 2.5-3 महीने का, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरा 60% ऑफ द टाइम मैथ्स पे गया है और 40% ऑफ द टाइम जो है जीएस पे गया है। तो मैंने जीएस के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरा जो मैथ्स ऑप्शनल था वो काफ़ी बड़ा है और मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने वहाँ पर फोकस ज़्यादा किया और जीएस पे मैंने सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा मेहनत की कि मैं ज़्यादातर कमिटीज़ को यूज़ कर पाऊँ, ज़्यादा डेटाज को यूज़ कर पाऊँ। बहुत ही ज़्यादा कंटेंट पे मेहनत नहीं किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है कुछ जगह जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे वहाँ पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ओके, सो जो मैथमेटिक ऑप्शनल है सर, इसके बारे में बताइए, ये कैसा रहा? मैंने मैथमेटिक्स में 306 मार्क्स गेन किए और शायद मैं इससे भी और ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता था, बट मैंने जो है 3 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक्स की जो 40 मार्क्स के थे, तो वो थोड़ा बुरा लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी पहले अटेम्प्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई थी, नियरली 90 मार्क्स की। बट इस बार थोड़ी कम हुई और मैंने थोड़ा जुडिशियसली जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किए। और मेरी जो मैथ्स की प्रिपरेशन रही है वो पूरी बुक से रही है, तो थोड़ी अनकन्वेंशनल तरीके से मैंने मैथ्स की या जीएस की पढ़ाई की है, जो जनरली लोग करते हैं वो चीज़ें नहीं की है। मैथ्स के लिए मैंने प्रॉपरली बुक्स फॉलो किए, जो नोट्स मार्केट में जनरली चलते हैं, कोचिंग्स के नोट्स चलते हैं, तो वो मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने बुक्स फॉलो की। और मैंने टॉपर के कनिष्क कटारिया सर के नोट्स थे जो AIR 1 है 2018 के, उनके नोट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। उनके नोट्स को खुद के नोट्स बना लिया अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिख करके, और उनके नोट्स की ही PDF निकाल करके, और उनके नोट्स को और बुक्स को इस तरीके से यूज़ किया कि जो है मैंने एग्ज़ाम के लिए एक काफ़ी सारे क्वेश्चंस की PDF बना ली, जो है जिन क्वेश्चंस को मैं एग्ज़ाम के पहले एक बार देख के जाने वाला था। जो जीएस और मैथ्स के पेपर के बीच में 5-6 दिन का गैप मिलता है हमें, उसमें मैंने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया, जो सर के नोट्स से उनको रिवाइज़ किया, बुक्स बिल्कुल नहीं टच की एक बार जो है पढ़ने के बाद। ओके, सो प्रिपरेशन आपको क्या लगता है, इंटीग्रेटेड करनी चाहिए फिर अलग अलग प्रीलिम्स एंड मेंस? देखिए, मैं यहाँ पे बाकी टॉपर से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। मुझे ये लगता है कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स की साथ में प्रिपरेशन की जा सकती है, और कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स की अलग अलग प्रिपरेशन की जाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मेंस का सिलेबस बिल्कुल अलग है, प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल अलग है। प्रीलिम्स में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, एक्ट्स, ये सब रखते हैं। मेंस के लिए हम बिल्कुल अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, हम पॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, हम जो है क्लाइमेट चेंज पे जो है एक अपना पर्सपेक्टिव बना रहे होते हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन हिस्ट्री में दोनों चीज़ें सेम रहती हैं। तो हमें ये स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हैं, कहाँ पे अलग
अलग हैं। सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा एक्चुअली, तब जा करके हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, कौन सी चीज़ मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। राइट, जैसे कि करंट अफेयर्स के बारे में आपने बताया था, तो करंट अफेयर्स को और कैसे कवर किया जा सकता है? करंट अफेयर्स के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये चीज़ कहूँगा कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट न्यूज़पेपर एक ब्यूरोक्रेट की हॉबी होनी चाहिए, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर जो है लगभग 7-8 सालों से कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर हो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक ब्यूरोक्रेट के लिए बेहद ज़रूरी है। उसका ओपिनियन, उसका सोसाइटी को लेकर के व्यू तभी बनता है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बिना जो है न्यूज़पेपर के भी हो जाता है, कोचिंग के मैगजीन से। मैं ये कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाइए, कोई इशू नहीं है, आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए पर, और आप वहाँ से इश्यूज़ को समझने की कोशिश करिए कि कौन सा इशू चल रहा है। बाद में आप करंट अफेयर्स की मैगजीन को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बहुत ही अच्छे से लिखा होता है। पर अगर आप न्यूज़पेपर को स्किप करते हैं तो वो बहुत ही गलत होता है मेरे हिसाब से। राइट सर, प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे जब आपका लास्ट टाइम नहीं हुआ था? मैं सही बताऊं तो प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे आसपास के लोग क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कराते रहे हैं हमेशा, तो इस वजह से मैं हमेशा जो है इस प्रिपरेशन को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। मेरे जो सीनियर्स रहे हैं हमेशा उनके बीच में रहा हूँ, कॉलेज के जो भी मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे, सब लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कंटिन्यूसली। जब मैं घर पे भी था तो मैं कंटिन्यूसली सीनियर से कॉन्वर्सेशन करते रहता था। ये चीज़ मुझे आगे बढ़ने में हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प करती रही है। मेरे जो घर पे फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पुश किया है कि नहीं यहाँ पे तुमको नहीं जाना है और तुमको पढ़ाई करनी है। जनरली जो दोस्त करते हैं कि नहीं चल लो घूमने, मेरे दोस्तों ने उससे उल्टा किया है एक्चुअली। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है मेरे इस जर्नी में हमेशा मोटिवेटेड रहने का। ओके, सो जो मेंस के आंसर राइटिंग करते थे तो वो कैसे करते थे? आंसर राइटिंग करते हुए क्या चीज़ों को ध्यान रखते थे? आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आपके नोट्स आंसर की तरह होने चाहिए। आपके नोट्स कभी भी बुक की तरह नहीं होने चाहिए। तो मैंने अपने नोट्स आंसर की तरह बनाए। मैंने कोशिश की कि टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं, जो उनके आंसर लिखने का तरीका है वो मेरे नोट्स में होना चाहिए। राइट। मैंने उस चीज़ को उस तरीके से अपने नोट्स बनाए, और फिर मैंने ये कोशिश की है कि जब मैं आंसर्स लिखूं अपनी कॉपी में तो मैं हर बार ये देखूं कि मेरे आंसर्स जो हैं वो टॉपर्स के आंसर कॉपी से कैसे अलग हैं। फिर अगली बार पेपर देने से पहले मैं ये देखता था कि मैंने क्या अलग किया था टॉपर कॉपी से, और मैंने कैसे फिर से रेप्लिकेट करना है उस चीज़ को। तो अपनी गलतियों को कंटिन्यूसली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग में। राइट। सो सर, प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या होता है, सेल्फ स्टडी करनी होती है, कुछ लोग कोचिंग करते हैं, तो आप क्या प्रेफर करोगे? मैंने जीएस के लिए या फिर मैथ्स के लिए कोचिंग नहीं की है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस के लिए, जो है मैथ्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आर्यभट्ट आश्रम की, और जीएस पोर्शन के लिए मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैं ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज़रूरी है क्योंकि वो आपको इवेल्युएट करने में मदद करती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन कोचिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है तो आप ज़रूर करिए कोचिंग। मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली अगर आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी जगह पे वीक है तो आपको ज़रूर कोचिंग करनी चाहिए। पर दूसरों के कहने पे कोचिंग मत करें, क्योंकि कोई और कर रहा था या कोई टॉपर कर रहा था तो हम करते हैं कोचिंग, या फिर किसी भैया ने या फिर किसी सीनियर ने बोल दिया कि कोचिंग कर लो तो करते हैं। ये मत करिए। अगर आपको फील होता है कि ज़रूरत है तभी करनी चाहिए। ओके, सो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ ऐसे टिप्स एंड पॉइंट गेन की होंगी जो कि हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, तो उसका मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी, विल पावर, ये दो चीज़ें जो हैं इस एग्ज़ाम में आपको रखनी है हर टाइम। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं इस एग्ज़ाम में तो आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। ये एग्ज़ाम आपसे कंसिस्टेंसी इसलिए मांग रहा है क्योंकि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लगभग 30, 35, 40 जितने भी साल तक आप सर्व करने वाले हैं उतने सालों तक आपको ब्यूरोक्रेसी में कंसिस्टेंटली काम ही करते रहना है। राइट। सो अराउंड आप कितने घंटे पढ़ते थे सर? मैं डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे पढ़ता था, जो कि काफ़ी इफेक्टिव स्टडी रहती है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग जो है 10-11 घंटे भी बैठ लेते हैं। मुझे लगता है कि 12 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मैं 8 से 9 घंटे डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज पढ़ता था। मुझे लगता है वो ऑप्टिमम है। ओके, और एथिक्स और ऐसे के में आपके कितने मार्क्स आए और इसके लिए आपने कैसे किया? एथिक्स में मेरे दोनों बार जो है अटेम्प्ट्स में अच्छे मार्क्स रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में मेरे 105 मार्क्स थे 2020 में, और इस बार मेरे 106 मार्क्स हैं। तो और इससे में मेरे मार्क्स पिछली बार जो है 130 थे 2020 में, लेकिन इस बार 104 हैं। इस बार मुझे भी नहीं पता है कि इससे मुझे मार्क्स कम क्यों मिले हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार से अच्छा इससे लिखा था। तो थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी है इससे में, क्योंकि इंटरप्रेट किस तरह से टॉपिक को किया जा रहा है, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं, तो ये बहुत
बहुत डिफरेंट हो जाता है। लेकिन एथिक्स मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक एथिकल थॉट प्रोसेस और अच्छी ब्यूरोक्रेटिक जो क्वालिटीज़ होती हैं, केस स्टडी सॉल्व करने की, इश्यूज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग और रूट कॉजेज़ को पकड़ने की, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मैंने एथिक्स कभी भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने टिपिकली 10 दिन 15 दिन लगातार एथिक्स को बैठ के दिए हों। हर बार प्री से मेंस के बीच में पहले अटेम्प्ट में 4 दिन पढ़े थे, इस बार मैंने जो है हफ्ते लगभग 8-9 दिन पढ़ा था मैं एथिक्स। तो मैं कभी भी एथिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया एज अ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के लिए। लेकिन मुझे दोनों बार मुझे ये मालूम है कि केस स्टडीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया, जिसकी वजह से मेरे 100+ मार्क्स दोनों बार आए। ओके, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? इंटरव्यू में मेरे 193 मार्क्स थे। और लास्ट टाइम कितने थे? लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था, मैंने 1 मार्क्स से जो है मिस किया था। सो अभी आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस से आप कोशिश करिए दूर हटने की। अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाइए कि जो आपको लाइफ में अचीव करना है उसके लिए कंसिस्टेंटली वर्क करना है जब तक वो हो नहीं जाता है। बीच में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आएंगे, बीच में बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, फैमिली में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी एक्सटर्नलिटीज़ जो है आपको अफेक्ट करेंगी। लेकिन एक चीज़ जो इस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हो गए, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।